प्रत्यक्ष चुनाव पर रार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में महापौर और नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। अब छत्तीसगढ़ में महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। इससे पहले पार्षद इन पदों पर चुनाव करते थे, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था वर्ष 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने की थी। मेयर तथा अध्यक्ष के सीधे चुनाव कराए जाने के पीछे यह तर्क है कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने से हमेशा तख्ता पलट का खतरा बना रहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों की संख्या में अंतर कम होने पर अक्सर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। वहीं पार्षदों का दबाव ही अक्सर मेयर और अध्यक्ष पर रहता है, जिसके कारण फैसले लेने में भी कई बार विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। सीधे चुनाव से तख्ता पलट का खतरा कम रहता है। इसलिए शहर सरकार की स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने पर सहमति दी गई है। सीधे चुनाव की घोषणा के बाद अब चुनाव के दौरान मतदाताओं को पार्षद के साथ ही महापौर और अध्यक्ष पद के लिए दो अलग अलग वोट डालने होंगे। आपको बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसी समय महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही लागू थी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की भाजपा सरकार ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने इस प्रणाली को पलट दिया था और अब भूपेश बघेल सरकार के फैसले को बदलने का कांग्रेस ने विरोध किया है, जिसके जवाब में भाजपा का कहना है कि विष्णुदेव साय सरकार ने जनता को उसका अधिकार दिया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्या कांग्रेस के पास महापौर या अध्यक्ष जैसे पदों के लिए वजनदार चेहरे नहीं है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। साय सरकार ने फैसला किया है कि सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से अब निकाय के चुनाव होंगे। आज इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इस व्यवस्था को पिछली हमारी सरकार ने जो व्यवस्था दी थी कि पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष, महापौर का चुनाव होगा, और आज यदि इसे बदल कर प्रत्यक्ष पद्धति से कर रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि सरकार डर रही है कि उस पुरानी पद्धति से चुनाव कराने पर उनको जनादेश नहीं मिल पाएगा, उनको बहुमत नहीं मिल पाएगा। काम तो कुछ कराया नहीं इन्होंने। शहर में 5 योजना का तो बता दें कि सरकार बनने के बाद में 1 साल में इन्होंने शहरी नगरीय क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना दिया, उन्होंने कौन सी हितों के लिए, लोगों के लिए काम किया है। और मुझे तो ये लगता है कि इस चुनाव को भी वो लोग मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। 1 साल बीत गया ना, नगरीय निकाय में कहीं कोई उपलब्धि है जिसको लेकर के ये लोग चुनाव में जा करके अपने पक्ष में बात कर सकें। सरकार के स्तर पर आप लोगों ने तैयारियां देखी है कि हम सरकार के स्तर पर तेज गति से और बहुत पहले से हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। जनता के अधिकारों को, आम जनता के अधिकारों को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने 2019 में जो किया था, अपना अध्यक्ष और अपना मेयर चुनने का, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने फिर से जनता को उनका अधिकार सौंपा है कि अपना अध्यक्ष और अपना मेयर स्वयं जनता चुने। और हमारी पार्टी ने भी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। हमारे 5 संभाग के प्रमुख नेताओं के साथ हमारी बैठकें हो गई है। अब नीचे स्तर पर जाकर हम चुनाव की तैयारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव लड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, रायपुर दक्षिण के चुनाव में, उसी तरह का आशीर्वाद पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो सुना आपने प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव को लेकर जो है दोनों विपक्षी दल जो है अपने अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता का इस बयानबाजी पर कितना असर होगा ये देखा जाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए निशिकांत शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़े हैं, साथ ही श्रुति शुक्ल जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता
श्रुति जी आपसे है कि धनेंद्र साहू जी का बयान अभी आपने सुना है, मैंने भी सुना है और बाकी बीजेपी प्रवक्ता ने भी सुना है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है डरी हुई है, इसलिए जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा रही है, बीजेपी को विश्वास नहीं है ना उनके पास ऐसा कुछ बात। वहीं कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि चेहरा नहीं है आपके पास कांग्रेस के पास, इसलिए विरोध कर रही है। तो ये वास्तविकता में डर बीजेपी को लग रहा है प्रत्यक्ष प्रणाली से या कांग्रेस को लग रहा है? श्रुति जी सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और कपिल जी, देखिए वो हैं जिन्हें अपने किए गए विकास कार्यों पर भरोसा नहीं होता है, या फिर जो लोग गलत करते हैं ना वो लोग डरते हैं। तो इसमें डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, निश्चित ही माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के समय जो है, कांग्रेस पार्टी के समय ऐसा किया गया था कि नगरीय निकाय चुनाव की जो कुछ प्रणाली है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे कि जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा था, और वही चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष तरीके से करी गया था कि पिछले समय भी होता आया था। तो इसमें कोई डर या भय वाली तो बात ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कपिल जी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का डर है, क्योंकि इनके पास ये लगभग साल भर इनकी सरकार बने हो रहे हैं। तो साल भर में तो आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, मैं भी देख रही हूँ कि साल भर में इनके पास ऐसे कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई 5 योजना भी, जैसा कि माननीय धनेंद्र साहू जी ने कहा कि ऐसी कोई 5 योजना, कोई 5 विकास कार्य ही ये गिना दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भाप चुकी है कपिल जी, कि हमने तो छत्तीसगढ़ प्रदेश को। श्रुति जी, आपने 5 साल अच्छे से कार्य किए होते तो जनता बीजेपी को मौका क्यों देती? पहला सवाल तो ये है। आपके कार्यों से नाखुश जनता थी, इसलिए तो जनाधार बीजेपी को दिया है। चलिए, निकाय चुनाव की चर्चा कर रहे हैं हम। निकाय चुनाव से बताइए, कांग्रेस को आखिर क्या नुकसान है जो धनेंद्र साहू जी बयानबाजी कर रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस नहीं चाहती है कि स्थिर सरकार, नगर सरकार मिले, स्थिर अध्यक्ष मिले, महापौर मिले? नहीं चाहती है क्या खरीद फरोख्त चाहती है कांग्रेस? देखिए कपिल जी, चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जो महापौर है, अध्यक्ष, ये तो आपको स्थिर ही नहीं है कि अस्थिर मिलेंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उस समय हमने कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए थे, अब ये वापस से प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं। मुझे लगता है भय कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि साल भर में ये तो समर्थन कीजिए ना श्रुति जी, समर्थन करिए, खुल के सामने आइए कि सरकार अच्छा फैसला ले रही है, कांग्रेस उनके साथ है। ये तो समय ही बताएगा ना कपिल जी, ये तो समय ही बताएगा कि सरकार अच्छा काम करेगी। इसका जवाब तो जनता निश्चित ही नगरीय निकाय चुनाव में दे ही देगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने किए गए असफल कार्यों की चिंता सताने लगी है। तो इस प्रकार का कार्य प्रणाली में अनेक प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के वार्डों के परिसीमन ये लोग कर रहे हैं, और वो भी उल्टे सीधे परिसीमन। तो ये मतलब इनका एक भय है कि अपने आप को ये स्थापित करने के लिए इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं। अभी तो समय बताएगा और जनता ही जवाब देगी कपिल जी। तो श्रुति जी, भूपेश बघेल सरकार ने भी 2019 के निकाय चुनाव में फैसले को पलट दिया था, बदल दिया था। उस समय का जो फैसला था, जो 1999 से चला रहा था, जो कानून था, संशोधन जो 1961 को संशोधित किया था। अगर आप वो फिर से बीजेपी कर रही है सरकार उनकी, तो उसमें बुराई क्या है भैया? आपकी सरकार थी, आपने अपनी मनमर्जी से काम कराया। अब बीजेपी की सरकार तो वो कर रही है काम। देखिए कपिल जी, आपने बहुत सही कहा। जब कांग्रेस की सरकार के समय भी कार्यप्रणाली में, नगरीय निकाय की कार्यप्रणाली में परिवर्तन किए गए, तो उस टाइम भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का पुरजोर विरोध किया था, और ये इनके विरोध से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अच्छा, तो उन्होंने विरोध किया तो आप भी विरोध कर रही हैं, बदला चुका रही हैं श्रुति जी। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, एक मिनट, आपने उस समय नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट देखा था कपिल जी कि वो कैसा था? तो ठीक है, इनका जो विरोध है वो तो असफल रहा। अब ये समय बताएगा कि अब जो कांग्रेस पार्टी जिस चीज को प्रस्तुत जनता के सामने करना चाह रही है वो कैसा रहेगा, उस चीज का जवाब बहुत जल्द ही मिल जाएगा। चलिए, सीधा रुख करते हैं बीजेपी प्रवक्ता का। हमारे साथ जो है निशिकांत जी जुड़े हुए। निशिकांत जी, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं, आपके पास चेहरा नहीं है, डरे हुए हैं आप, इसलिए भूपेश बघेल की सरकार को पलट रहे हैं निकाय चुनाव में। साथ ही श्रुति जी ने एक आरोप और लगाया, उस आरोप का भी जवाब आपसे चाहूंगा। साथ ही साथ परिसीमन की क्या जरूरत पड़ी है? परिसीमन तो अब इसके पहले किया था भूपेश बघेल सरकार में, आखिर में दोबारा 5 साल बाद फिर परिसीमन कर रहे हैं, इसके क्या मायने? वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि अपने हिसाब से आप परिसीमन करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए। ये आरोप है श्रुति जी के। कपिल जी, आपको, श्रुति जी को, मनीष बोरा जी को संजय जोहार। देखिए, जो आपने बात कही कि हम नियम को पलट रहे हैं, हम नियम को पलट नहीं रहे, हम नियम की घर वापसी कर रहे हैं। पहले ऐसा ही चलते आ रहा था, उसकी घर वापसी हो रही है।
और पहली बार मैं मतलब बड़ा अचंभित हूँ कपिल जी, और मैं थोड़ा सा चिंतित भी हूँ कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव से कोई मतलब चिंता की लकीर किसी के माथे पे आ सकती है। प्रत्यक्ष चुनाव जनता के अधिकार को बढ़ावा देने का कार्य है। ये तो लगातार कांग्रेस पार्टी करती थी, पंचायत में हमने शक्ति दी, पंचायत को हमने आगे बढ़ाया। आज वही शक्तियां पुनः स्थापित हो रही, तो क्यों कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? हालांकि जो धनेश साहू जी ने कहा वास्तव में काफी आदरणीय है और सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन जब वो बात कह रहे थे तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि एक तो भय की जो बात कह रहे थे वो कांग्रेस पार्टी ही कह रहे थे कि भय से आक्रांत हो रही कांग्रेस पार्टी। देखिए क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव से कांग्रेस पार्टी डरती है, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप लोकसभा के पूर्व देखे होंगे तो श्रुति शुक्ला जी का यही एक स्टेटमेंट था, समय बताएगा, भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, 5 काम बता दे भाजपा का तो जनता मान जाएगी। जनता के बीच में बड़ा वो विषय है। अभी उपचुनाव हुए रायपुर दक्षिण के, यही सब्जेक्ट और यही लाइन श्रुति शुक्ला जी का था, जनता को उपेक्षित किया गया है, जनता बिल्कुल प्रताड़ित है और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और यही लगभग जनवरी फरवरी के आखिर तक जब तक चुनाव चलेगा तब तक ये बात श्रुति जी कहते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा ईवीएम का जीन बाहर आएगा। विषय क्या है कि जनता के बीच में अपना आत्मविश्वास खोई हुई कांग्रेस, जनादेश खोई हुई कांग्रेस आज मतलब इस मुहाने पे खड़ी हुई है कि जो उनके पूर्वजों ने जो चीज स्टेब्लिश की हो, जिसका अनुसरण कह सकते हैं, अगर दिग्विजय सिंह की बात करें 99 की, या पंचायत में जो शक्तियां कांग्रेस पार्टी ने दी उसकी बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी करी तो उसको भी मतलब विरोध के कटघरे में खड़ा करने का एक कुसंगत प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कपिल जी कि अगर जनता को अधिकार दिया जाए कि आप स्वयं अपना महापौर के रूप में प्रतिनिधि चुने, अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधि चुने, तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता, विकल्प नहीं हो सकता। आपने खरीद फरोख्त की बात कही, ब्लैकमेलिंग की भी बात कही, बहुत सारे विषय आते हैं निशिकांत जी। लेकिन निशिकांत जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि चोरी और सीना जोरी वाली हम बात कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष प्रणाली की बात कर रहे हैं, खरीद फरोख्त रोकने की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, और जगदलपुर में आपने क्या किया, जो मतलब कांग्रेस आरोप लगा रही, मैं नहीं कह रहा हूं इस तरीके के आरोप, आपने उनकी महापौर मेयर को तोड़ लिया, 6 पार्षदों को तोड़ लिया, अपनी सरकार बना ली। ये क्या है? ये तो गलती तो आप ही कर रहे हैं और आप ही स्थिरता की बात कर रहे हैं। नहीं कपिल जी, आपको हर चीज के पीछे जाना पड़ेगा। हाँ। आप कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमने तोड़ दिया, महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था भाजपा गठबंधन को मिला था, हम कैसे तोड़ दिए? कांग्रेस पार्टी से शरद पवार अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी की गलती है। कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी अलग हो गई, भारतीय जनता पार्टी की गलती है। ऐसा नहीं है, आप इनके पैरामीटर पे बात नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई स्थिति हुई है तो मैं आपसे पूछता हूँ कपिल जी, क्या देश में संविधान नहीं है? क्या देश में न्यायालय नहीं है? क्या देश में व्यवस्थाएं नहीं है? एक चीज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का इन संवैधानिक संस्थानों पे या न्यायालय पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में भरोसा खोने वाली कांग्रेस आज इस स्थिति पे आ गई है कि अगर आप थोड़ा सा एक लाइन इनके अगेंस्ट में बोल दें तो आपको भी ये बायस बोलने में 1 सेकेंड भी देर नहीं करे। लेकिन जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन 2023 के विधानसभा में और 2024 की लोकसभा में आशीर्वाद मिला, और जो हमने वायदे, जो मोदी जी गारंटी के रूप में वायदे किए थे, उसकी डिलीवरी साय की, उसका परिणाम है उपचुनाव के अभी 1 महीना पहले ही, 10 दिन पहले, 15 दिन का मामला है। क्या निर्णय आया? लगातार ढोल पीटी थी कांग्रेस, हम तो जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हार रही है, निष्क्रिय सांसद। अरे निशिकांत जी, वो तो सीट जो है बीजेपी का गढ़ रही है, आपको पता है। 9 बार से वहां ब्रजमोहन अग्रवाल जी रहे हैं, तो गढ़ रहा है बीजेपी का, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो तो आपकी सीट रही है, पारंपरिक सीट रही है आपकी। कपिल जी 10 सेकेंड, अमेठी भी कांग्रेस पार्टी की गढ़ थी, आप उसमें भी ये बात कह सकते हैं। विषय ये नहीं है, गढ़ तब बचता है जब आप लगातार जनता के बीच में, जनता के लिए लगातार कार्य करते हैं, उसका परिणाम होता है। आप रायपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की एक सीट बताइए जिसमें 8-9वीं बार कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी से बना हो। विषय ये होता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी को या भारतीय जनता पार्टी के कार्य क्षेत्र को देखें आप, रायपुर दक्षिण की जनता मतलब आप उनके मतलब निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुना। कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्रतिसाद मिल रहा है। इतना शानदार और शानदार मैंडेट से जीते हैं, 40,000 तो लगभग 46,000 से जीते हैं हम। बात यही है, कांग्रेस पार्टी को अभी रोना है और बहुत रोना है, क्योंकि इन्होंने 7 दशक में ऐसा व्यवस्था देश में खड़ा किया। आज प्रत्यक्ष प्रणाली पे सवाल कोई उठा सकता है, मुझे बड़ा मतलब अचंभित करता है
कि प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता के हाथों में अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी इच्छा से, जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ रायपुर में, हम हारे चुनाव, लेकिन फिर भी हम प्रत्यक्ष प्रणाली पे जाने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हम पे आरोप लगा रही है, क्या आईना भी देख पाती है? इनके दिक्कत क्या है कि वो आईना कैसे देख पाएंगे सर? आईना तो अभी छुड़ा लेते हैं ना, जगदलपुर का उदाहरण है। आईना देखने कहाँ देते हैं आप लोग उनको? चलिए खैर, मनीष जी का रुख करूंगा। चलिए मनीष जी को सुने, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, समय का अभाव है। अब मनीष जी, जिस तरीके से विष्णुदेव साय सरकार का फैसला आया है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का, कांग्रेस जो है लगातार मुखर है इस फैसले को लेकर। वो कह रही है कि भूपेश बघेल सरकार का, पूर्ववर्ती सरकार का फैसला पलट दिया गया है, इसमें खरीद फरोख्त जो है की जाएगी। बीजेपी जो है अपने हिसाब से परिवर्तन कर रही है। क्या लगता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव करा रहे हैं वो वास्तविकता में सही चुनाव है? क्योंकि ऐसे चुनाव में स्थिर सरकार मिलेगी और खरीद फरोख्त की जो समस्या आती थी वो नहीं होगी। साथ ही बात किया है, मेयर और अध्यक्ष जो है दबाव में नहीं रहेंगे पार्षदों के, क्योंकि पार्षदों ने मेयर को नहीं चुना है, अध्यक्ष को जनता ने चुना है। तो इससे खामियां उत्पन्न होंगी या सहूलियत रहेगी? मनीष जी, देखिए, सीधे तौर पे एक चीज स्पष्ट है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो पार्टी सत्ता में रहते हुए नियम और कायदों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, अपने फायदे के लिए चलाना चाहती है। कांग्रेस वही स्थितियां यहाँ भी। इसके पहले यदि हम देखें तो इसके पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इस प्रणाली में परिवर्तन किया, उसको प्रत्यक्ष प्रणाली में लेकर के आए। अब भाजपा की सरकार इसके पहले थी तब भी, और भाजपा की सरकार अभी आई तो फिर उसमें परिवर्तन किया है। सीधे तौर पे चुनाव की बात करें, देखिए ये जो चीजें हैं सरकार के रहने और सरकार के नहीं रहने पर सीधा तौर पे क्या होता है कि जो सरकार रहती है उसकी सरकार आने के साल भर के बाद नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, और इन चुनावों को इस रूप में प्रचारित किया जाता है कि ये जो चुनाव है ये जनता द्वारा सरकार, सत्ताधारी दल जो है उसकी सरकार के कार्यों पर सीधे तौर पर मोहर लगाई गई है। इस प्रकार से इस चुनाव को प्रचारित किया जाता है। तो उन चुनावों को जीतने के लिए नियम कायदों को अपने हिसाब से ढालना ये राजनीतिक दल करते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न ये है कि यदि ये स्थितियां हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के फायदे और नुकसान दोनों ही दल गिना रहे थे, तो सीधे तौर पर ये देखा जाता है कि जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, इसके पहले भी नियम में परिवर्तन हुआ, अभी भी नियम में परिवर्तन हुआ है, तो इसके बाद में जनता को क्या फायदा मिला, इससे जनता को क्या फायदा है? मुझे लगता है इससे जनता को कोई फायदा नहीं है। कारण ये कि जनता को फायदा तब मिलेगा जब उसके लिए होने वाले विकास कार्यों के लिए महापौर के पास क्या कोई पावर ज्यादा आ जाएगा? वही पावर नहीं आएगा। महापौर के पावर वही है, उसका कार्य क्षेत्र वही है, उसको काम करने के लिए उतना ही वो मिलेगा। लेकिन सीधे तौर पर यह है कि इसका फायदा राजनीतिक दलों को मिलेगा। राजनीतिक दलों को जो फायदा मिलेगा उस फायदे से वो इन नियम को जो है तोड़ मरोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जब जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो राजनीतिक दल जो है वो इन चीजों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस का तर्क अपना है, भाजपा का तर्क अपना है, लेकिन इसकी जो बेसिक जो परेशानी वो ये आती है कि यहाँ पर जब महापौर सीधे तौर पर चुने जाते हैं तो वहां पर होता ये है कि महापौर सीधे किसी और दल का आता है, नगर निगम में बहुमत किसी और दल का रहता है, MIC किसी और दल की बनती है, प्रदेश में सरकार किसी और की रहती है। तो इसमें पूरा जो एक बड़ी विचित्र सी स्थितियां निर्मित हो जाती है। कोई प्रस्ताव जो है वो MIC से पास होता है तो सामान्य सभा में पास नहीं होता, सामान्य सभा में पास होता है तो MIC से पास नहीं होता, जब MIC और सामान्य सभा में सामान्य से बढ़ जाता है तो सरकार से पास नहीं होता। तो इसमें कुल मिलाकर के ये जो परिस्थितियां बनती है, इन परिस्थितियों के बीच में यदि किसी का नुकसान होता है तो मुझे लगता है सीधे तौर पे वो आम जनता का नुकसान होता है, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक दल श्रेय लेने की होड़ में उन विकास कार्यों को अपने अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। जब वो नहीं होता है तो उन प्रयासों को सीधे तौर पे ध्वस्त कर दिया जाता है और ठंडे वस्त्र में डालकर रख दिया जाता है, जिसका सीधे तौर पे भुगतान जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये प्रणाली कोई भी हो, सीधे तौर पे देखा यह जाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, आप कर किसके ले रहे हैं? आम जनता के लिए कर रहे हैं, और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है वो फैसले ले रही है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि इन फैसलों से सीधे तौर पे जनता का कोई फायदा नहीं होता, केवल राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक नीति सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये परिस्थितियां निर्मित होना और इन परिस्थितियों में चुनाव होना, चाहे चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो चाहे अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, सीधे तौर पे ये होता है कि जनता जो है इन चीजों से फिसल करती है।
श्रुति जी, यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा किया है मनीष जी ने कि जो है सरकारें जो आती हैं, तत्काल सरकारें होती हैं, वो अपने फायदे के लिए जो है नफा नुकसान को देखने के लिए जो है कानून में परिवर्तन करती हैं, निकाय चुनाव के संशोधन करती हैं उन अधिनियम में। क्या माना जिस तरीके से आपकी जगदलपुर मेयर के साथ जो सफीरा साहू के साथ हुआ था, क्या उसको आपको लगता है कि उसमें रोकथाम लगनी चाहिए? सफीरा साहू बतौर कांग्रेस के टिकट पर महापौर बनती हैं, पार्षद बनती, फिर महापौर बनती हैं, तो उनको समर्थन प्राप्त होता है और अचानक से एकाएक वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं आपके 6 पार्षदों के साथ। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तो इस तरह का बिल लाया जा रहा है, इस तरह का नियम लाया जा रहा है, तो इसमें तो आपकी खुशी होनी चाहिए ना कि आप जो बार बार आरोप लगाती हैं कि बीजेपी ने खरीद लिया, सरकार तोड़ दी, गिरा दी करके, तो उससे तो आपको भी फायदा होगा ना श्रुति जी? जी देखिए कपिल जी, इससे मतलब जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि इन सब चीजों से मतलब किस प्रकार का फायदा होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर खरीद फरोख्त की बात अगर की जाए कपिल जी, तो इस चीज में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उस्ताद है। हमारे पास इस चीज के कई उदाहरण हैं। और श्रुति उदाहरण है, बता रहा हूं, विधानसभा चुनाव का आप बोलेंगे, तमाम बोलेंगे आपके यहाँ सरकार गिरी, वहां सरकार गिरी, तो उसी के लिए तो ये फैसला आया है ताकि खरीद फरोख्त ना हो सके। जनता का चुना हुआ मेयर होगा, उसको कोई पार्टी गिरा नहीं सकता, पार्षदों के बलबूते पे वो सरकार मेयर नहीं रहेगा, ना अध्यक्ष रहेगा, तो ये तो फायदेमंद आपके लिए है ना, आपके लिए। उसका विरोध क्यों कर रही है? स्वागत करिए आप तो ताली बजा के। बिल्कुल कपिल जी, ऐसा हो सकता है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जिसको खरीदना है वो तो खरीद ही लेता है और जिसको बिकना है वो तो बिक ही जाता है। वो सब तो बोलने की बातें हैं। और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का ये जो भय है ना, वो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। मैं परिसीमन की बात कर रही थी ना, तो मैं उस चीज के लिए आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 2011 में जनगणना की गई थी और जनगणना के हिसाब से जो है परिसीमन होता है ना। लेकिन अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अब जब नगरीय निकाय चुनाव है तो इन्होंने फिर से परिसीमन कर दिया। तो जब 2011 की जनगणना के हिसाब से एक बार परिसीमन हो चुका था पिछले समय के नगर पंचायत मतलब नगरीय निकाय चुनाव में 2019 में, तो अब जब जनगणना हुई ही नहीं है तो ये किस हिसाब से, किस बेस पे फिर से परिसीमन करे हैं और इतना उल्टा सीधा वार्डों का परिसीमन करे हैं। क्योंकि मैं खुद एक नगरीय निकाय क्षेत्र से आती हूँ और मैं भी उस चीज की तैयारी में लगी हुई, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से हमारे बड़े भाई निशिकांत जी से कि अरे भाई, जनगणना जो है 2011 में हुई है और उस जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो चुका है, लेकिन अब ये दोबारा परिसीमन ये किस प्रकार से मतलब इन्होंने किया है, मुझे जवाब लेते हैं श्रुति जी, समय का अभाव है, कम शब्दों में जवाब लेंगे। निशिकांत जी, कम शब्दों में जवाब दे दीजिए, समय का अभाव है। परिसीमन जब हो चुका है तो क्या जरूरत पड़ी है? अपने फायदे के लिए कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, मतलब पूरी जनता जो है परिसीमन होने के बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, ऐसा कहना है? श्रुति जी तैयारी कर रही है, उन्होंने कहा वो तैयारी कर रही है, आप उनकी तैयारी पर पलीता लगा रहे हैं। मेरी छोटी बहन को शुभकामनाएं हैं, उसमें मेरी कोई समस्या नहीं है। आप जो ये बात बोले कि अपने फायदे के लिए, अच्छा मतलब ऐसा कोई कल्पना भी कर सकता है कपिल जी? दूसरा, खरीद फरोख्त की बात की, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। मतलब कांग्रेस पार्टी के इतने मतलब लालची विधायक या महापौर होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, वो बिक जाते हैं और वो आपके यहाँ आके वो दूध की तरह धुल जाते हैं, ये भी बोलिए ना, दूध के धुले हो जाते हैं। बिल्कुल कपिल जी, वहाँ आके दूध की तरह धुल जाते हैं। कपिल जी, अगर वो दूध के धुले नहीं थे तो कांग्रेस पार्टी में क्या कर देते? तो आपने क्यों लिया साहब? इतने भ्रष्टाचारी थे तो आप क्यों लेते हैं उनका, क्यों स्वागत करते हैं पार्टी में? मैं क्या बोल रहा हूँ कपिल जी, मैं तो कपिल सिब्बल को नहीं लिया, बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, मैंने नहीं लिया उनको, लेकिन वो बेल पे एंजॉय कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको हम नहीं रोक सकते। विषय ये है कि कोई पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायक सांसदों को बिका हुआ कहती है, तब समझ में आता है कि आखिर ऐसे परिणाम उनको क्यों उनके मुंह पर लगातार देश की जनता और प्रदेश की जनता तमाचा मार। परिसीमन पर जवाब दीजिए, समय का अभाव है, परिसीमन पर बात कर लीजिए, श्रुति जी का सवाल है, उसमें बात कर लीजिए। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि जो ये क्वांटिफाइबल डाटा आपने जारी किया था, जिसको आपने टेबल नहीं किया विधानसभा में, क्या कारण रहा? आपने उसी के आधार पर तो आरक्षण को तय किया था, सेट किया था, जो हाई कोर्ट में औंधे मुंह गिरा। क्या कारण था आपने क्वांटिफाइबल डाटा जारी नहीं किया? विषय ये है कि आपने जो बिल्कुल तर्क विहीन कार्य किए, उसका ये परिणाम है। लेकिन मैं कपिल जी एक बात नहीं समझ पाया कि परिसीमन करने से भाजपा को फायदा हो जाएगा, ये आप या कांग्रेस पार्टी कैसे आकलन या मूल्यांकन कर लेते हैं? क्योंकि जनता का वोट तो उनके
आंकड़े निशिकांत जी, समय का अभाव, निशिकांत बिना जनगणना की दोबारा परिसीमन की तो आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं 10 सेकंड मैं ये बोल रहा हूँ कि हो चुका है। निशिकांत जी, निशिकांत जी, श्रुति प्लीज रुकना चाहूंगा, 10 सेकंड की प्रतिक्रिया मैं मनीष जी से चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मनीष जी, परिसीमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या इससे फायदा बीजेपी को होगा जो दोबारा से परिसीमन कर रही है? जनगणना 2011 का ही आंकड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो तय है, 2011 के आंकड़े में एक बार परिसीमन हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसने उसी आंकड़ों के आधार पर 2019 में परिसीमन किया। उसके बाद उन्हीं आंकड़ों के आधार पर अभी फिर परिसीमन हुआ। तो कुल मिलाकर के सीधे तौर पर यह है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है वो अपने फायदे के हिसाब से परिसीमन कर रहा है और उसको सीधे तौर पर फायदा लेकर के अपने हिसाब से वायदों को बंटवारा कर रहा है ताकि उसके अधिक से अधिक पार्षद जो है वो जीत करके वहां पर आ सके। चलिए, मनीष जी और श्रुति जी और साथ ही निशिकांत शर्मा जी, आप हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर, परिसीमन को लेकर हो या फिर नियम कायदे कानून और फैसलों को लेकर हो, लगातार बयानबाजी का दौर चला है। राष्ट्रीय न्यूज पर अब देखना होगा कि निकाय चुनाव के बाद जो है क्या बीजेपी ने जो कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी की सरकार, नगर सरकार होना चाहिए, न कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार होना चाहिए, वो अपने वादे को लेकर कितना सजग जो है नजर आएगी, ये तो रिजल्ट ही बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।